आप नहीं कर सकते। तांग शिनरू ने अपनी आंखें बड़ी की और सॉन्ग याओयाओ को पूरी तरह से गले लगा लिया। याओयाओ मेरी है, किसी को भी उसे मुझसे छीनने की इजाज़त नहीं है। मिस टैंग, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि आप में समलैंगिक बनने की क्षमता है। तांग शिनरू की पिछली डेस्कमेट, जिसे बेरहमी से त्याग दिया गया था, उसने अपनी आंखें घुमाई और अवाक होकर देखा कि तांग शिनरू सोंग याओयाओ से चिपकी हुई थी, उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। सोंग याओयाओ ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर तांग शिनरू की बाहों से बाहर निकाला। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी निगाहें एक चकित छोटी हिरनी की तरह थीं। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है कि वह मेरी प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनना चाहती है। शेनशुन पीछे अपनी मेज पर लेट गया और आलस से समझाते हुए जम्हाई लेने लगा। गीत याओयाओ, प्रतिद्वंद्वी से प्यार। तांग शिनरू को मजा आया। तुम मेरे प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हो। इसके अलावा याओयाओ सोचती है कि तुम बदसूरत हो। उसके पास पहले से ही एक गेगे है जिसे वह पसंद करती है, ठीक है? कोई गेगे जो उसे पसंद हो। सुन लिंग और अन्य लोग इस जानकारी को समझ पाने में असमर्थ होकर अपना सिर खुजाने लगे। ये संभालना बहुत मुश्किल था। अपने गेगे के उल्लेख पर सॉन्ग याओयाओ की आंखें तुरंत मुड़ गईं और उसने अपना सिर हिलाया। ओहो, मेरे पास एक गेगे है जो मुझे बहुत पसंद है। शेन जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और दांत पीसते हुए कहा, ओफ। हान जून ने सहानुभूतिपूर्वक उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे खेद है, भाई जुन। क्रोधी शेंगशुन ने व्यंग्य किया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। उसे दूर धकेलते हुए उसने शाप दिया, माफ करना मेरे तारानकन एसएस। भाग जाओ। हो। हान जून एक तरफ सिमट गया और अपना सिर धंध कर रोने लगा। भाईजुन जब प्यार में था तो वह डरावना लग रहा था। ... कक्षा 3-1। सॉन्ग जिंगवान ने जब जूयू का संदेश देखा तो उसने अपने होंठ बंद कर लिए। जिंगवान, क्या तुम जानती हो कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है? मेरा दिमाग फटने वाला है। मैं पूरी क्लास में इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक लड़के ने उसके पास आते हुए पूछा। उसकी नज़र चुपके से उस पर पड़ रही थी। सॉन्ग जिंगवान का मूड खराब था, इसलिए उसके पास जवाब देने का धैर्य नहीं था। ऐसे लड़के सपने देख रहे होते हैं। उन्होंने पहले आईने में क्यों नहीं देखा कि वे इसके लायक हैं या नहीं? माफ करें, मैं। जैसे ही वह लड़के को टालने का बहाना ढूंढने वाली थी, उसने अपनी परिधीय दृष्टि में दो आकृतियों को देखा जो बाहर खिड़की से गुजर रही थीं। उसका भाव तुरंत बदल गया और वह धीरे से मुस्कुराए। ओह, ये सवाल, मैं बस इसका जवाब दे गई। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। शुरू में लड़के ने सॉन्ग जिंगवान के लहजे को देखा और सोचा कि वह उसे अस्वीकार कर देगी, लेकिन निराशा का सामना करने से पहले उसने उसका सुंदर चेहरा देखा। उसकी आवाज़ कोमल और मैत्रीपूर्ण थी, जिससे वह बहुत पसंद की जाने वाली थी। वह शर्मा गया और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। थैंक यू। उसने घबराते हुए अपनी किताब खोली और अपनी विचार प्रक्रिया बताई, लेकिन किसी कारण से उसे जवाब नहीं मिल पाया। मैं समझ गया, मुझे भी देख लेने दो। जैसे ही सॉन्ग जिंगवान ने धीरे से बात की, उसने धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। कितना बेकार का कूड़ा है। अगर वह इस तरह के सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता, तो वह उसे पसंद करने के लायक कैसे था? लड़के को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सॉन्ग जिंगवान क्या सोच रहा था। वह बस उत्साह से भर गया और उसका चेहरा लाल हो गया। ठीक है, अपना समय लो, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही सॉन्ग जिंगवान ने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगी। उसकी त्वचा गोरी थी और उसके चेहरे के भाव सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसकी नज़र एकाग्रता से उसके शरीर पर पड़ी। उसी समय कांग युआन और वांग मिंगजियांग ने खिड़की से अंदर झांका और ये दृश्य देखा। कांग युआन ने दिलचस्पी से कहा, बुरा नहीं है, आपके छात्र काफ़ी आत्मप्रेरित लगते हैं। अरे, ये कक्षा 3-1 है, वह कक्षा जिसके पोषण पर हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वांग मिंगजियांग की आंखों में गर्व का भाव छिपाया नहीं जा सका। टस्क, अपनी तरफ देखो। कांग युआन ने उसकी ओर इशारा किया और हंसते हुए शिकायत की। किसने कहा कि तुम शिक्षक बनने के बजाय निर्देशक बनो? अब ईर्ष्या करने में बहुत देर हो चुकी है। वांग मिंगजियांग ने अपने हाथ पीछे करके पकड़े। लियांग के सभी बेहतरीन छात्र पहली कक्षा में इकट्ठे हुए थे। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य कक्षाओं के छात्र अच्छे नहीं थे, लेकिन कक्षा 3-1 के शानदार नतीजों की तुलना में उन्हें अभी भी लंबा रास्ता तय करना था। हालांकि वह लड़की, वांग मिंगजियांग को अचानक कुछ उत्सुकता महसूस हुई। क्या वह स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मेरा जुनून यहाँ नहीं है। इसके अलावा, क्या मैं काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा हूँ? कांग युआन ने एक भान उठाई, दूसरी तरफ देखा और अचानक स्तब्ध रह गया। वह लड़की काफ़ी अच्छी दिख रही है। क्या तुमने कोई और दिलचस्प व्यक्ति देखा? वांग मिंगजियांग ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उसकी नज़र सोंग जिंगवान पर पड़ी।
लड़की के काले काले बाल उसके शरीर के पीछे लटक रहे थे, उसका चेहरा साफ और कोमल था, और जब वह बोलती थी तो उसकी आंखों के बीच हल्की मुस्कान होती थी। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वह बहुत आकर्षक थी। वांग मिंगजियांग नाराज तो था लेकिन खुश भी था। तुम्हारी पसंद हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा है। एक नज़र में ही तुमने अपनी नज़र कक्षा में दूसरे नंबर की छात्रा पर जमा दी है। जाहिर है छात्रों ने उसे स्कूल ब्यूटी भी कह दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हारी फिल्म के लिए उपयुक्त है? उसने अपनी थोड़ी रगड़ी। सच कहूं तो मैं उसे तुम्हें नहीं देना चाहता। उसका अध्ययन कार्यक्रम इस समय बहुत व्यस्त है और मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में अच्छे परिणाम लाने के लिए उस पर निर्भर हूं। यदि तुम। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, कंग युआन की बुदबुदाहट ने उसे बीच में ही रोक दिया। ओह, उसमें अभी भी कुछ भावनाओं की कमी है। उसने अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर चला गया। वांग मिंगजियांग ये सुनकर थोड़ा परेशान हुआ कि उसके आदर्श छात्र की इस तरह आलोचना की जा रही है। उसने उस आदमी का पीछा किया और गुस्से में हंसा। हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी छात्रा में कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे वैसे भी आपको दे दूंगा। बताओ, उसमें क्या कमी है? महसूस हो रहा है, क्या तुम नहीं समझते? कंग युआन ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, कभी कभी जब चीज़ों में भावना की कमी होती है तो वे चीज़ों को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। लोग अक्सर कहते थे कि छोटी छोटी विसंगतियां बड़ी त्रुटियों का कारण बन जाती हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कांग युआन एक पूर्णतावादी था। खास तौर पर अब जब उसने अपनी आदर्श जियाओ जिया को देख लिया था, तो वह किसी और व्यक्ति पर अपनी नज़र कैसे डाल सकता था? कंग युआन जिस फिल्म राइड द विंड को बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें जियाओ जिया सेकेंडरी फीमेल लीड थी। एक सहज और खुशमिजाज व्यक्तित्व वाली लड़की जो लीड रोल में है, लेकिन उसे बताने से डरती है। हालांकि कांग युआन की फिल्म निश्चित रूप से एक भावुक कैंपस प्रेम कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे जोशीले युवाओं के समूह के बारे में थी जो अपने भविष्य के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ खुशियाँ थीं, आंसू थे और गलतफहमियाँ भी थीं। मुख्य पात्र गर्म खून वाले किशोरों का एक समूह थे। उनमें अपनी खामियां थीं, लेकिन वे स्वभाव से बुरे नहीं थे। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम किस भावना की बात कर रहे हो, लेकिन यह अच्छा है कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे तुम यहाँ परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई अभिनेत्री ढूंढनी है तो तुम्हें फिल्म अकादमी जाना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। कंग युआन नीचे चला गया और उदास आसमान की ओर देखते हुए आहें भरने लगा। किसी उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना कठिन है। वांग मिंगजियांग को ये बात ज्यादा समझ में नहीं आई। उसे पता था कि कांग युआन कितनी देर से उसे खोज रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह उसका ओसीडी है। क्या यातना है? उसने मूल्यांकन किया। ये सुनकर कांग युआन हंसा। सामान्य तौर पर क्या जीवन एक यातना नहीं है? चलो, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। वह इस अवसर पर यह चर्चा करने जा रहा था कि क्या लड़की को अपने प्रस्ताव पर सहमत कराने का कोई और तरीका भी है। इस बीच सॉन्ग जिंगवान उसके सामने प्रश्न समझा रहा था, लेकिन उसका दिल पहले ही बाहर भटक चुका था। दोनों आदमी चुपचाप बातें कर रहे थे और वे एक खिड़की से अलग थे, इसलिए सॉन्ग जिंगवान सुन नहीं पाई कि वे क्या कह रहे थे। लेकिन उसकी ओर देख रहे लोगों की निगाहों के आधार पर वह समझ गई कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। इस जागरूकता के कारण उसके होंठ थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए। सॉन्ग जिंगवान को यकीन था कि वह एक ही नज़र में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। वह अपनी उपस्थिति और दिखावट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। चर्चा। उसके फोन पर कंपन ने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया। सॉन्ग जिंगवान ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और धीरे से समझाया, माफ़ करना, मुझे अपने संदेश देखने दो। ओह, ठीक है, आगे बढ़ो। एन फेरान आज्ञाकारी ढंग से किनारे पर इंतज़ार कर रहा था। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से मुस्कुराया और अपने हाथ हिलाए। वह पहले से ही खुश था कि सॉन्ग जिंगवान उससे बात करने को तैयार थी। बाकी किसी भी चीज़ के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह ये भी जानता था कि सॉन्ग जिंगवान हुओ निंगशी को पसंद करता है। ऐसी अफवाहें थीं कि वे एक जोड़े हैं। जू यू, बकवास। जिंगवान, क्या तुमने प्रिंसिपल के बगल में कांग युआन को देखा? मैंने अभी सुना है कि निर्देशक कांग की नज़र सॉन्ग याओयाओ पर है और वह उसे अपनी फिल्म में दिखाना चाहता है। जू यू, क्या सॉन्ग याओयाओ योग्य है? जैसे ही उसने ये संदेश देखा, सॉन्ग जिंगवान की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर ठंडक की एक परत रह गई। गाना याओ याओ। उसने अपनी शत्रुता को पलकों के नीचे छुपा लिया। सॉन्ग जिंगवान, ये बहुत अच्छा है। क्या याओयाओ सहमत था? जू यू, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है। उस नकली ने तो उसे अस्वीकार ही कर दिया। हाहा, क्या उसे पता भी था कि वह कौन था? ओह, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। उसने उसे अस्वीकार कर दिया। सॉन्ग जिंगवान ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने एक पल सोचा और आखिरकार फैसला ले लिया। जिंगवान, क्या हुआ? क्या कुछ बुरा हुआ है?
एनफेन ने सॉन्ग जिंगवान के मूड में आए बदलाव को ध्यान से देखा और उत्सुकता से पूछा, अगर तुम्हें किसी चीज़ में मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप कैसे मदद करेंगे? सॉन्ग जिंगवान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। वह डरपोक था, उसकी शैली औसत थी, उसके परिणाम निंगशी से तुलना योग्य नहीं थे, और वह पैसे के कारण नहीं बल्कि इन परिणामों के कारण कक्षा में पहुंचा था। जब उसके पास देने को कुछ नहीं था तो वह कैसे मदद कर सकता था? एनफेन ने अपना मुंह खोला और बेतुके ढंग से बुदबुदाया, मैं कर सकता हूं। जब तक आप छोड़ो इसे, मैं तुमसे इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं? सॉन्ग जिंगवान ने उसके माथे पर थपथपाया और मुस्कुराने की कोशिश की। माफ़ करना सहपाठी, मैं अभी सवालों पर चर्चा करने के मूड में नहीं हूं। क्या हम अगली बार इस पर काम कर सकते हैं? इसके अलावा अभी के लिए माफ़ करना, मैं अचानक बुरे मूड में था इसलिए मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ये ठीक है। एनफेरान ने सांस ली और चुपचाप उसके चेहरे पर नज़र डाली। जब उसने उसकी आंखों के बीच उदासी देखी तो वह अंदर से बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। काश वह मदद कर पाता। अफसोस कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैं अपनी सीट पर वापस आ जाऊंगा, उसने शांति से पूछा। और क्या चाहिए तुम्हें? सॉन्ग जिंगवान ने सोचा, क्या वह यहीं रहकर उसका फ़ायदा उठाने की योजना बना रहा था? सॉन्ग जिंगवान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तुम पहले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। एनफेरान ने अपनी पाठ्यपुस्तक ली और हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चला गया। अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उसे उसकी चिंता समझ में आ जाएगी। वह उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था जैसा कि सॉन्ग जिंगवान ने सोचा था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई यदि नहीं था और सॉन्ग जिंगवान कभी भी एक गरीब लड़के में दिलचस्पी नहीं लेता। वह अचानक खड़ी हुई, अपनी सहपाठी से कुछ कहा और बाहर चली गई। एनफेन की नज़रें तब तक उसके पीछे लगी रहीं जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसने अपने होठों को आपस में दबाया और उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। हु निंगशी उस समय दीवार के सहारे झुककर अपने फ़ोन से खेल रहा था। जब उसने कुछ हलचल सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और एक त्वरित नज़र डाली। उसने देखा कि सॉन्ग जिंगवान की सीट खाली थी, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना ध्यान वापस अपने खेल पर केंद्रित कर लिया। दस्तक दस्तक दस्तक। कांग युआन और वांग मिंगजियांग के बैठकर चाय पीने के कुछ देर बाद ही अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग मिंगजियांग ने अपनी भौहें उठाईं, अंदर आइए। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और द्वार पर खड़ी आकृति को देखकर कंग युआन आश्चर्य से वांग मिंगजियांग की ओर देखने लगा। सॉन्ग जिंगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आदर्श छात्रों में से एक के सामने वांग मिंगजियांग विशेष रूप से धैर्यवान था। वह एक मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और सॉन्ग जिंगवान की ओर देखा। नमस्ते प्रिंसिपल और डायरेक्टर कांग। लड़की ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। उसकी आंखें कांग युआन पर डरपोक ढंग से घूम रही थीं। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी झिझक और उसकी निगाह ने तुरंत वांग मिंगजियांग को बता दिया कि क्या हो रहा था। उसने कांग युआन की ओर देखा और आंखों से संकेत दिया। ये ठीक है, मैंने आपके प्रिंसिपल से सुना है कि स्कूल में आपकी रैंक बहुत अच्छी है। आप बहुत प्रभावशाली हैं। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो हिम्मत से बोलें। डरे नहीं। कांग युआन ने मुस्कुराते हुए अपना प्रोत्साहन दिखाया। सॉन्ग जिंगवान को उम्मीद नहीं थी कि कुख्यात डायरेक्टर कांग इतने दोस्ताना होंगे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं यहाँ खुद की सिफारिश करने आई हूँ। वह शर्म से हंस पड़ी। मैंने डायरेक्टर कांग की सभी कृतियां देखी हैं, प्रिंस ऑफ बिग सिटी से लेकर आपकी पहली फिल्म डॉन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म द लास्ट डे तक। मैंने उन सभी को कई बार देखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ स्कूल में देखकर बहुत खुश हूँ। अगर संभव हुआ तो क्या आप अभिनेत्री बनना चाहती हैं? कंग युआन ने अपनी बाहें उठाईं और एक पेशेवर दृष्टिकोण से सॉन्ग जिंगवान की जांच की। वर्ष की आयु, लंबा, पतला, सुंदर, सुडौल चेहरा तथा निर्मल आंखें, मधुरभाषी तथा अच्छी आवाज़। वह पैसा कमाने के लिए पैदा हुई थी। लेकिन उसकी नज़र सॉन्ग जिंगवान के चेहरे पर पड़ी और उसने उसकी आंखों में चमक देखी। हाँ, यह मेरा सपना है। मैंने वह कॉलेज भी चुन लिया है जहां मैं जाना चाहता हूं, एस सिटी स्कूल ऑफ ड्रामा। ओह, क्या आपके पास अभिनय का कोई आधार है? कंग युआन ने कोई दिलचस्पी प्रकट किए बिना पूछना जारी रखा। नहीं। सॉन्ग जिंगवान का दिल बैठ गया। उसने यहाँ आने से पहले खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन अब जब वह कांग युआन की प्रतिक्रिया का सामना कर रही थी तो उसे समझ में आ गया कि वह बहुत भोली थी। यह एक ऐसा निर्देशक था जो विदेशों में प्रसिद्ध था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों के साथ मिलकर विज्ञान कथा फिल्में बनाई थीं जो लोकप्रिय थीं और जिन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी। उनकी नज़र आलोचनात्मक थी। वे कुछ शब्दों से इतनी आसानी से कैसे प्रभावित हो सकते थे? उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं।
लेकिन मुझे ये नौकरी वाकई पसंद है, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सक्रिय होने का फैसला किया और इस अवसर को नहीं गंवाने का फैसला किया। ठीक है, कंग युआन ने आंखें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। क्या आप मेरे लिए कुछ अभिनय कर सकते हैं? संयोग से इस बार वह वांग मिंगजियांग को दिखाने के लिए एक स्क्रिप्ट लेकर आया था। उसने लापरवाही से जियाओ जिया के एक दृश्य को पलटा और उसकी ओर इशारा किया। सॉन्ग जिंगवान बहुत खुश थी। उसने अपने आंसू रोके और जल्दी से झुक गई। धन्यवाद डायरेक्टर कांग, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। इस बीच वांग मिंगजियांग ने आह भरी। यह एक बेहतरीन छात्रा थी जिससे उसे बहुत उम्मीदें थीं। फिर भी वह ड्रामा स्कूल में दाखिला लेने और अभिनेत्री बनने की योजना बना रही थी। उसके अच्छे परिणामों की यह कैसी बर्बादी है? कंग युआन ने अपना चाय का प्याला थाम लिया और उस लड़की की तरफ देखा जो भाप के बीच से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। लेकिन किसी कारण से उसके दिमाग में एक नाजुक, शालीन चेहरा और जीवंत लेकिन भोली भाली आंखें उभर आईं। जब वह प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर निकली तो सॉन्ग जिंगवान के कदम तेज हो गए। उसने वांग मिंगजियांग की आंखों में प्रशंसा और कांग युआन की आंखों में आश्चर्य देखा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये भूमिका उसकी थी। जहां तक सॉन्ग याओयाओ का सवाल है, हाँ, उसने पहले उसे बहुत ज्यादा आंका था। हालांकि उसके व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आईक्यू में सुधार होगा। कक्षा 3-3 लोगों का एक समूह सोंग याओयाओ के चारों ओर शोर मचाते हुए इकट्ठा हो गया और उसे ऐसे देख रहा था मानो उन्होंने कोई खजाना खोज लिया हो। उन्होंने पहले ये क्यों नहीं देखा कि वह इतनी प्यारी और मनमोहक थी। इसके अलावा उसका चरित्र भी अच्छा था। हालांकि जब वे ये सोच रहे थे तो वे शेन जून की चोट के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे और जिस तरह से इस प्यारी ने जूयू के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा था। शेंग शुन ने हताशा में अपने बालों को खींचा जबकि उसके कान भिनभिना रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखों में दुश्मनी दिखाई देने लगी। उसने अचानक अपना पैर उठाया और जोर से एक कुर्सी को गिरा दिया। एक जोड़ी आंखें इतनी उदास कि उनमें से कोई रोशनी नहीं आ सकती थी, सभी पर छा गईं। क्या आप मीटिंग कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जगह बना दूं? भाईजुन, क्षमा करें हम, शेंग शुन ने हुंकार भरी। चले जाओ, समझे? क्या वे माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे? क्या मजाक है? जब उसने अपना आपा खो दिया तो सोंग याओयाओ के आसपास के लोग जानवरों की तरह बिखर गए। सोंग याओयाओ ने चुपके से आह भरी। उसने अपने दुखते कानों को रगड़ा और चुपचाप शेन जुन की ओर अंगूठा उठाया। उसकी गुप्त हरकतों से शेंग शुन इतना जोर से मुस्कुराया कि उसके दांत दुखने लगे। उसने अपने दांत पीस लिए, उसका गला रुंध गया। बड़े भाई, तुम्हारा गुस्सैल स्वभाव कहाँ चला गया? चूंकि वह निराश हो रही थी तो फिर उसने उन्हें क्यों सहन किया? सभी को यह नहीं पता था कि सोंग याओयाओ ऐसी महिला थी जो बल प्रयोग के बजाय तर्क को प्राथमिकता देती थी। अगर कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता था तो वह निश्चित रूप से उसे 10 से 100 गुना तक का बदला देती थी। लेकिन जब कोई उसके साथ प्यार से पेश आता था तो सोंग याओयाओ तुरंत असहाय हो जाती थी। अंततः सोंग याओयाओ को स्कूल में एक बदमाश को अपने अधीनस्थ के रूप में रखने का लाभ समझ में आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें कल इनाम के तौर पर अभ्यास प्रश्नों का एक और सेट खरीद कर दूंगी। सोंग याओयाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी मेज थपथपाए। शेन जून, बकवास धन्यवाद। पफ। तांग शिनरू खुद को रोक नहीं सकी और उसने शेन जून को क्षमाप्रार्थी भाव से देखा और जोर से हंसने लगी। हा, ये सही है याओयाओ, उसके लिए कुछ और खरीदो और अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसके परिणाम सुधारने में उसकी मदद करो। तांग शिनरो बस उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोंग याओयाओ उसकी टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करेगी और अपना सिर हिलाएगी। यह उचित है। पीछे मुड़कर उसने कहा, मैं आप सभी के लिए कुछ और खरीदूंगी ताकि हम साथ मिलकर अध्ययन कर सकें और बेहतर बन सकें। शेंग शुन हंसा और तांग शिनरू रोया। हान जोन, जिसे अप्रत्याशित रूप से फंसाया गया था, वह कक्षा से बाहर भागना चाहता था, इमारत से कूदना चाहता था और अनंत नींद में जाना चाहता था ताकि वह अभ्यास प्रश्नों से परेशान न हो। हुओ फैमिली मैनर के बाहर कई शानदार कारें रुकी हुई थीं और सामने का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया गया था। हुओ निंगशी ने अपनी कार की खिड़की नीचे की, एक नज़र डाली और उसका दिल तुरंत चमक उठा। सोंग याओयाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए यहाँ है। चले जाओ और मेरे छोटे चाचा को परेशान करना बंद करो। वे जब बात कर रहे थे तभी उनकी कार भी हवेली के बाहर आ गई। याओयाओ, तुम बहुत लापरवाह बच्चे हो। तुम ऐसे ही कैसे चले गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि घर पर फ़ोन करके अपनी सुरक्षा की पुष्टि कैसे करनी है? सोंग याओयाओ ने अपना सिर उठाया और सोंग रुई की चिंतित निगाहों में देखा। बोलते बोलते वह सोंग याओयाओ की ओर चला गया। वह शिकायत तो कर रहा था लेकिन उसमें चिंता भी साफ झलक रही थी। सोंग याओयाओ उत्सुक था, क्या मुझे घर से भागने के बाद अपनी सुरक्षा की पुष्टि करनी चाहिए?
उसके चेहरे पर मासूमियत थी और साथ ही उलझन का भाव भी था, जैसे वह वास्तव में कुछ समझ नहीं पाई थी। इससे सोंग रूई अवाक रह गया। अंकल सोंग, हुओ निंगशी ने सोंग रूई की ओर सिर हिलाया और एक हाथ से अपना बैग पकड़ लिया। इससे सोंग रूई को माहौल साफ हो गया और वह मुस्कुराया। तुम भी यहाँ हो निंगशी? तुम और याओ याओ कैसे चल रहे हो? सोंग रूई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी साधारण और नीरस बेटी उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगी। मैं और वो, हुओ निंगशी ने सोंग याओ याओ को देखा और हल्की सी मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। हालांकि जब वह उसे देखता था तो उसे मार डालने की इच्छा पैदा होना स्वाभाविक था। ओह, ये तो बढ़िया है। सोंग रूई ने गुस्से से सिर हिलाया। आंटी सोंग और मैं याओ याओ को घर ले जाने आए हैं। क्या मिस्टर हुओ घर पर हैं? मैं उनका अभिवादन करना चाहती हूँ और पिछले कुछ दिनों में याओ याओ की देखभाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर जा रहा हूँ? सोंग याओ याओ ने सोंग रूई को ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसे स्थिति काफी मनोरंजक लगी। ये सच था कि जो मानली ने उसे बाहर निकाल दिया था और इसका सोंग रूई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे गए हुए 2 दिन हो चुके थे। सोंग वेंचुआन के अलावा किसी ने भी उसके लिए सच्ची चिंता नहीं दिखाई थी। सोंग याओ याओ ने ज्यादा अनुभव नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी जो यह नहीं समझ सकती थी कि उसके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। वास्तविकता ये थी कि पिछले जन्म में अपने माता पिता और भाई से मिले लाड़ प्यार के कारण उसके लिए यह पता लगाना बहुत आसान था कि कौन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। याओ याओ, मजाक करना बंद करो। घर नहीं जा रही हो? तुम हमेशा के लिए हुओ मैनर में रहने की योजना नहीं बना रही हो, है ना? सोंग याओ याओ की प्रतिक्रिया ने सोंग रूई को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन हुओ निंगशी के सामने वह अपना आपा नहीं खो सकता था। हुओ निंगशी को हंसना था, लेकिन उसने हंसा नहीं, क्योंकि उसने दिखावटी ढंग से समझाया, हाँ, चूंकि अंकल और आंटी तुम्हें लेने आए हैं, इसलिए तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। उन्हें परेशान मत करो। यदि सोंग याओ याओ को यह नहीं पता होता कि वह क्या सोच रहा था, तो वह लगभग यह मान लेती कि वह वास्तव में चिंतित था। तुम अभी भी कार में क्यों हो? बाहर आओ और मेरे साथ याओ याओ को मनाओ। तुम एक सक्षम माँ नहीं हो। याओ याओ अभी भी छोटी है, फिर भी तुम उसे इतनी आसानी से डांट देती हो। सोंग रूई के चेहरे पर गुस्सा था जब वह कार के पास पहुंचा और जोऊ मानली को बाहर निकाला। जोऊ मानली का माथा अभी भी सूजा हुआ था और वह लंगड़ाकर चल रही थी। सोंग रूई ने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था, वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। तो वह सोंग याओ याओ को देखकर कैसे खुश हो सकती थी? तो क्या हुआ अगर मैं उसे डांटती हूँ? मैं उसकी माँ हूँ। इसके अलावा यहाँ वहाँ कुछ शिकायतों के अलावा क्या मैं उसे पर्याप्त भोजन और पानी नहीं देती? सोंग रूई गुस्से में था और चुपके से उसे घूर रहा था। अपनी आवाज़ कम करते हुए उसने कहा, क्या तुम परेशानी खड़ी करना बंद कर दोगी? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो क्या तुम उसे घर नहीं छोड़ सकती? इसके अलावा वे अभी भी नहीं जानते थे कि श्री हुओ कैसा महसूस कर रहे थे। वे उसके साथ वैसा व्यवहार जारी नहीं रख सकते थे जैसा वे अतीत में करते थे। जोऊ मानली ने मुंह बनाया और गुनगुनाया। कठोर स्वर में बोलते हुए उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं नाराज नहीं हूँ। चलो घर चलते हैं। तुम नाराज हो या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? सोंग याओ याओ अपना बैग उठाकर सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी अंकल झांग उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। जैसे ही उसने सोंग याओ याओ को देखा, वह मुस्कुराया। मिस सोंग, तुम वापस आ गई हो। क्या तुम स्कूल से थक गई हो? मास्टर ने देखा कि तुम अभी तक घर नहीं आए हो और वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। गेगे ने मेरा जिक्र किया। सोंग याओ याओ की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर तुरंत एक आश्चर्यजनक मुस्कान आ गई। बेशक, अंकल झांग ने सोंग याओ याओ का बैग लेते हुए कहा। फिर उसने उसके पीछे देखा और एक उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। ओह, मिस्टर सोंग और मिसेज सोंग, आप कब आए? किसी ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? ये बहुत शर्मनाक है, मुझे बहुत खेद है। वह मुस्कुराते हुए जल्दी से चला आया। वह गर्मजोशी से भरा और विनम्र था और किसी भी गलती को इंगित करना मुश्किल था। लेकिन सोंग रूई और जोऊ मानली को लगता रहा कि अंकल झांग का रवैया थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे सोंग याओ याओ हुओ परिवार का हिस्सा था और वे मेहमान थे। हुओज ने हमेशा ही अपना प्रोफाइल कम रखा था, लेकिन कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। चाहे सोंग रूई कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, उसने अंकल झांग के सामने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह सिर्फ एक बटलर था। नहीं, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। हमें पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा लगता है कि मिस्टर हुओ घर पर हैं। ये बहुत बढ़िया है, हम कुछ उपहार लेकर आए हैं और हम व्यक्तिगत रूप से उन्हें हमारे याओ याओ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ओह, मैं समझा। चाचा झांग हैरान थे, लेकिन मास्टर अक्सर मेहमानों से नहीं मिलते। पहले अंदर जाकर बैठो, मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है? सोंग रूई ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। बेशक। जोऊ मानली को थोड़ा अजीब लगा।
जब उसने अंकल झांग को उन्हें घर के अंदर ले जाते देखा तो वह अपने होंठ फुलाए बिना नहीं रह सकी और फुसफुसाते हुए बोली, क्या वह सिर्फ नौकर नहीं है? वह इतना घमंडी क्यों व्यवहार कर रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कहीं ऊंचे दर्जे पर था। आप क्या जानते हैं? सोंग रुई को जोऊ मानली को साथ लाने का बहुत अफसोस था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह अकेले ही आता। यह मूर्ख महिला केवल परेशानी पैदा करना जानती है। एक प्रतिष्ठित परिवार के घरेलू सहायक लोगों से निपटने में कुशल थे। जाहिर है, ये बटलर कई दशकों से हुओंस के लिए काम कर रहा था और उसके पास बहुत अधिक शक्ति थी। और सोंग रुई ने स्पष्ट रूप से देखा था कि अंकल झांग हुओ निंगशी की तुलना में सोंग याओयाओ के साथ अधिक स्नेह से पेश आते थे। उसने ये भी सुना कि मिस्टर हुओ ने सोंग याओयाओ के बारे में पूछा था जब उन्होंने उसे अभी तक घर पर नहीं देखा था। किसी भी तरह से बेहतर होगा कि आप अच्छा व्यवहार करें। ऐसा कुछ भी न कहें जो आपको नहीं कहना चाहिए। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप परेशानी खड़ी कर सकें। अगर आप किसी को नाराज करते हैं तो हमारे परिवार के पास उनके खिलाफ जाने की क्षमता नहीं है। इस बारे में सोचें कि आपका जीवन कितना अच्छा है। जिंगवान के बारे में सोचें और अपना फैसला खुद लें। सोंग जिंगवान का जिक्र आते ही जोऊ मानली के चेहरे पर तुरंत गर्माहट आ गई। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और अधीरता से कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वह कभी भी अपनी वानवान को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। गे जैसे ही सोंग याओयाओ अंदर आए उसने हुओ युंके को कोट पहने हुए नीचे की ओर चलते देखा। वह तुरंत एक तोप के गोले की तरह उस पर झपटी। याओयाओ! सोंग रुई की पलकें झपक गईं। इससे पहले कि वह हुओ युंके का चेहरा देख पाता, दृश्य धुंधला हो गया क्योंकि सोंग याओयाओ दौड़कर उस आदमी की बाहों में जा गिरी। गे मुझे तुम्हारी याद आए। लड़की ने अपनी बाहें उस आदमी की कमर के चारों ओर लपेट रखी थीं और वह उसके सीने में दुलार से दबी हुई थी। आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके कंधे को थाम लिया। उसे अस्वीकार किए बिना उसने अपनी नज़र उठाई और लिविंग रूम में मौजूद लोगों को शांति से देखा। ये है, चाचा झांग ने तुरंत मुस्कुराते हुए परिचय कराया। सर, ये दोनों मिस सोंग के माता पिता हैं। वे मिस सोंग को घर ले जाने आए हैं। मिस्टर हुओ! जोऊ मानली को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने अपनी आंखें ऊपर से नीचे तक उस आदमी पर घुमाईं और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हुओ परिवार के रहस्यमय स्वामी के रूप में क्या वह बहुत छोटा नहीं था? इसके अलावा वह बेहद सुंदर भी था। छोटे चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। हालांकि जोऊ मानली के संदेह जल्दी ही दूर हो गए जब हुओ निंगशी ने उसके सवाल का जवाब दिया। उसे छोटे चाचा कहकर उस आदमी की पहचान की पुष्टि की गई। जोऊ मानली को आश्चर्य हुआ। उसके मन में उसने उससे 30 साल का एक परिपक्व मध्यम आयु वर्ग का आदमी होने की कल्पना की जो सोंग रुई से बहुत अलग नहीं था। इसलिए ये जानकर कि सोंग याओयाओ को हुओ निंगशी के छोटे चाचा पसंद हैं, उसे आधा घृणा और आधा उलझन महसूस हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने सोंग याओयाओ के साथ कैसा व्यवहार किया था। अगर उसे वास्तव में शक्ति मिल गई और भविष्य में बदला लेने के लिए वापस आई तो वह क्या करेगी? हुओ युंके ने अपनी आंखें नीची की और सोंग याओयाओ के कंधे पर थपथपाते हुए उसे ठीक से खड़े होने का इशारा किया। वह अपनी जगह पर शांत खड़ा था और उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसी किसी उच्च पद वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। उसे इस तरह देखकर उसकी उम्र को भूलना आसान था। वह बहुत छोटा है, सोंग रुई ने आह भरते हुए सोचा। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते मिस्टर हुओ, मैं याओयाओ का पिता हूँ। बच्चे लापरवाही से काम करते हैं। पिछले 2 दिनों से उसकी देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। हमें नहीं पता था कि आपको क्या पसंद आएगा और क्या यह आपके लिए उपयुक्त होगा। हुओ युंके ने अपनी आंखें नीची कर लीं, आगे बढ़े हुए हाथ को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। चाचा झांग ने जल्दी से सोंग रुई का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें मास्टर, एक रोगाणु भयभीत व्यक्ति हैं और उन्हें अजनबियों के साथ शारीरिक संपर्क पसंद नहीं है। ये सच था। हुओ निंगशी ने सिर हिलाया। लेकिन जब उसने देखा कि सोंग याओयाओ अपने छोटे चाचा से चिपकी हुई है और उनकी आस्तीन भी पकड़े हुए है तो उसके होंठ तुरंत फड़फड़ाने लगे। बकवास! उसे लगा कि उसके छोटे चाचा वास्तव में रोगाणुओं से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों से बातचीत करने में परेशान नहीं होते थे जो इसके लायक नहीं थे। सोंग रुई ने भी स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा। उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल में लहरें उठ रही थीं। अगर उसे अजनबियों के साथ शारीरिक संपर्क पसंद नहीं था तो सोंग याओयाओ के बारे में क्या वह अब अजनबी नहीं रही? ये ठीक है, वह अंदर से खुश हो रहा था। कौन जानता था कि उसकी बेटी इतनी सक्षम होगी। हमारा उपहार कहाँ है? जल्दी से लाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। हुओ युंके ने अपनी आंखें उठाईं और लिविंग रूम की ओर चला गया। उनकी उपस्थिति सौम्य थी और उनमें कोई जोरदार भाव नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वे लोगों को दूरी का एहसास कराते थे। कृपया
जिस क्षण जो मानली ने घर में प्रवेश किया, उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। सॉन्ग्स दंपत्ति पहले से ही धनी थे, लेकिन एक नज़र में इस महत्वहीन लिविंग रूम में कोई भी सजावट उनकी पूरी हवेली को आसानी से खरीदने के लिए पर्याप्त थी। प्राचीन फूलदानों और कीमती लकड़ी के फर्नीचर का तो जिक्र ही क्या, जो हर जगह देखे जा सकते थे। जैसे ही उसका दिल धड़क उठा, उसने अपने होंठ चाटे। मिस्टर हो युवा थे, वे हो निंगशी से अधिक शक्तिशाली थे और वे वास्तव में सुंदर थे। यदि उसे युवा महिलाएं पसंद थीं और वह सोंग याओयाओ के साथ ठीक था, तो उसकी प्रभावशाली वानवान स्वाभाविक रूप से बेहतर की हकदार थी। सोंग रूई जो मानली के साथ सावधानी से बैठ गई। मिस्टर हो, देखिए, ये 100 साल पुराना जिनसेंग है जिसे मैंने हाल ही में एक नीलामी में जीता था। यह एल्डर हो के शरीर को पोषण देने के लिए एकदम सही है। और ये बक्सों की ओर देखे बिना अंकल झांग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें मिस्टर सोंग, लेकिन मास्टर कभी उपहार स्वीकार नहीं करते। उनकी स्थिति में बहुत से लोग होंस को नीचे गिराना चाहते थे। वे कभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते थे कि उनके उपहारों में क्या निहित है। इसके अलावा ये सिर्फ 100 साल पुराना जिनसेंग था। हुओ परिवार के पास अपने भंडार में 500 साल पुराना जिनसेंग भी था। उनके पास ऐसी किसी चीज़ के लिए जगह नहीं थी। क्या उन्होंने घर में सजावट का सारा सामान नहीं देखा? उन्हें उसे प्रदर्शित करना पड़ा क्योंकि वह भंडारण में फिट नहीं हो पा रहा था। ओह, सच में सॉरी। सोंग रूई ने अपने हाथ रगड़े और हुओ युंके की तरफ मुस्कुराया। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। किसने सोचा होगा कि मिस्टर हुओ इतने कम उम्र के और दयालु दिल वाले होंगे। पिछले 2 दिनों में याओयाओ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वह एक विद्रोही अवस्था से गुजर रही है और अभी भाग गई है। हमें उसे खोजने में थोड़ा समय लगा। दयालु दिल, हुओ युंके मुस्कुराया। उसकी आंखें मनोरंजन से भरी हुई थीं। उसके लिए ये शब्द सुनना दुर्लभ था, इसलिए इसे सुनना काफ़ी दिलचस्प था। आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। उसने अपने कप के किनारे को रगड़ा और बगल से देखा। क्या तुम घर जाना चाहते हो? सोंग याओयाओ ने अपने होंठ फुलाए और दुखी होकर अपनी आस्तीन खींची। वे मुझे पसंद नहीं करते। मिसेज सोंग ने तो मुझसे कभी वापस न आने को भी कहा। उसने कहा कि वह नाटक करेगी कि मैं मर चुका हूं और उसने मुझे कभी जन्म नहीं दिया। बकवास। जो मानली तुरंत खड़ी हो गई। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा काम, सोंग याओयाओ, तुमने वास्तव में मुझे धोखा दिया। सोंग रूई ने भौहें सिकुड़ी और जो मानली को पकड़ लिया। उसने दयालु और स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, इस बार तुम्हारी माँ वाकई गलत थी। मैं उनसे तुमसे माफ़ी मांगने को कहूँगा, ठीक है? उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि सोंग याओयाओ ने जो मानली को मोम के बजाय मिसेज सोंग कहा। सोंग याओयाओ हो युंके के पास छिप गया और धीरे से बोला, मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। उसकी माफ़ी की परवाह किसे थी? लड़की उसके बगल में चिपकी हुई थी, एक छोटी सी बिल्ली की तरह जो छोड़ दिए जाने से डरती थी। गे, मुझे मत भेजो। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर उसे दयनीय दृष्टि से देखा। मैं ज्यादा नहीं खाती, बस थोड़ा सा। उसने अपनी 2 उंगलियां आपस में रख लीं और एक छोटा सा अंतर छोड़ दिया। वह अत्यंत दयनीय दिख रही थी। आहम। हुओ निंगशी ने अपनी आंखें घुमाईं और अंदर ही अंदर उपहास किया। तो क्या हुआ अगर आप थोड़ा सा ही खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर सुबह पूरे देश से ताज़ा सामग्री भेजी जाती है? इसके अलावा आप हम सब में से सबसे ज़्यादा खाते हैं। तुम सुअर हो, छोटा ठग। ये बच्चा फिर से लापरवाही से काम कर रहा है। सोंग रूई ने अपना सिर हिलाया और एक प्यार करने वाले पिता की तरह मनोरंजन में सोंग याओयाओ की ओर इशारा किया। जो मानली की आंखें चमक उठीं और उसका स्वर गर्म हो गया। तुम अभी भी जवान हो। अगर तुम बाहर रहोगे तो लोग बातें करेंगे। वे किस बारे में बात करेंगे? सोंग याओयाओ ने अपना सिर झुकाया और सीधे जो मानली की आंखों में देखा, जैसे कि वह उसके विचारों को देख सकती थी। बचकानी हरकतें बंद करो। मम्मी पापा के साथ घर आओ। तुम्हारे लिए यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है और इससे मिस्टर हुओ की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। जो मानली ने सोंग याओयाओ की नज़रों से बचते हुए धीरे से कहा। तुम्हारी माँ सही कह रही है। इसके अलावा तुम्हारा और तुम्हारी बहन का जन्मदिन भी आने वाला है। हम तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी रखने की योजना बना रहे हैं। तुम घर क्यों नहीं आ सकते? सोंग याओयाओ ने अपने होंठ फुलाए। गे, क्या तुम्हें भी लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूं तो ये तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा? मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। देखा, सोंग याओयाओ ने हुओ युंके की प्रतिक्रिया सुनकर तुरंत खुशी जताई। अपनी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए उसने कहा, गेगे को कोई परवाह नहीं है, तो और क्या कहना है? वह सोंग रूई अवाक रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हुओ युंके सोंग याओयाओ पर इस हद तक मोहित हो जाएगा। जो मानली के इरादे कुछ और थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सोंग याओयाओ को हुओ युंके के साथ रहने नहीं दे सकती थी। उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए आपत्ति जताई। मी हुओ, एक माँ के रूप में मेरे शब्द सुनने में भले ही कठिन हो, लेकिन ये मेरे सच्चे विचार हैं। याओयाओ अभी भी जवान है, सिर्फ 18 साल की।
हालांकि वो बड़े और शक्तिशाली हैं, लेकिन एक छोटी लड़की को अपने घर में रहने देना उसकी प्रतिष्ठा को भी बर्बाद कर देगा। आप याओ याओ को मनाने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? मुझे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। सॉन्ग याओ याओ ने हुओ युंके की आस्तीन पकड़ ली। मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहते हैं? अगर हालात और भी खराब हो गए तो मैं गेगे से शादी कर लूंगी। फिर वे कुछ नहीं कह पाएंगे, है न? पफ्फा। हुओ निंगशी ने मुंह में पानी थूका और आंखें चौड़ी करके कहा, सॉन्ग याओ याओ, तुम वाकई बहुत बोल्ड हो। हुओ युंके ने उसे हल्के से देखा, जिससे हुओ निंगशी को अपनी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई। उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ उठाया। छोटे चाचा की निगाह का क्या मतलब है? उसने मन ही मन सोचा। क्या वह वास्तव में सॉन्ग याओ याओ में रुचि रखता था? बिल्कुल नहीं। अगर उसे सॉन्ग याओ याओ को अपनी चाची कहना पड़े तो वह मरना पसंद करेगा। ये बच्चा सचमुच बकवास बोलना जानता है, हा। सॉन्ग रूई ने अपने हाथ रगड़े और अजीब लेकिन विनम्र तरीके से मुस्कुराया। मिस्टर हुओ, कृपया अपने आप को एक बच्चे के स्तर तक मत गिराए। याओ याओ है। मैं बकवास नहीं कर रहा था। ये ठीक है। एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दीं। जैसे ही उन्होंने बात की, सॉन्ग रूई के होंठ फड़कने लगे। खुद को जोर से हंसने से रोकने के लिए उसे बहुत नियंत्रण करना पड़ा। ऐसा लगता है कि मिस्टर हुओ को याओ याओ की बहुत परवाह है। गेगे, मैं जाना नहीं चाहता, क्या तुम मुझे जाते हुए देख सकते हो? सॉन्ग याओ याओ ने धीरे से उसकी शर्ट के कोने को खींचा। उसके होंठ इतने उभरे हुए थे कि वह उससे कुछ लटका सकती थी। एक छोटे जीव की तरह घुरघुराते हुए उसने कहा, इसके अलावा अगर मैं घर जाती हूँ तो मुझे धमकाया जाएगा। मिसेज सॉन्ग मुझे इतना नापसंद करती हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि वह शारीरिक रूप से हमला करेंगी या मुझे मारेंगी। हो, उसके गाल फूले हुए थे और उसकी आंखें नम थीं। देखो मैं कितनी दुबली पतली हूँ। मैं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। क्या वह मुझे हरा देगी? खांसी खांसी खांसी। हुओ निंगशी अवाक रह गया। उसने अपनी थोड़ी को पकड़ लिया जो आश्चर्य से गिरने ही वाली थी और उसने अपनी आंखें घुमा लीं। सुनो, ये बच्चा फिर से इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। इस बार तो उसने अपनी माँ को भी फंसा दिया। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें कब मारा है? जो मानली ने उसे घूर कर देखा। इस बार वह सचमुच पागल हो गई थी। अगर सॉन्ग याओ याओ ने उस पर भावनात्मक शोषण का आरोप लगाया है तो ये सच हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से हिंसक होना और वास्तव में उसे मारना, उसने अपनी एक भी उंगली पर हाथ नहीं रखा था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि भावनात्मक दुर्व्यवहार को स्वीकार करना कभी कभी हिंसा से भी अधिक कठिन होता है। एक शारीरिक था, दूसरा मानसिक। मिस्टर हुओ, उसकी बकवास मत सुनो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। जो मानली ने चुपके से सॉन्ग याओ याओ को घूरते हुए उसे चेतावनी दी कि अब बहुत हो गया। सॉन्ग याओ याओ ने जब ये शब्द सुने तो वह और भी जोर से चिल्लाए, हो गेगे। देखो, वह अभी भी मुझे घूर रही है। उसने अपना सिर हुओ युंके की बाहों में छिपा लिया, अपने छोटे हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। वह रोते हुए चुपके से उसे छू रही थी। हुओ युंके का चेहरा शांत रहा। उसकी हथेली धीरे धीरे उसकी गर्दन के पीछे पड़ी और उसने उसे चेतावनी देते हुए दबाया। सॉन्ग याओ याओ ने अपने होंठ फुलाए, संकेत प्राप्त किया और हिलने की हिम्मत नहीं की। वह आज्ञाकारी भाव से उसकी बाहों में लेट गई और विद्रोही भाव से उसे पुनः स्पर्श किया। वाह, गेज वाकई बहुत अच्छे आकार में है। उसकी शर्ट के ऊपर से भी मैं उसकी मांसपेशियों की बनावट को महसूस कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका कब मिलेगा। हुओ निंगशी की नज़र में वह पूरी तरह से बेशर्म लग रही थी। सॉन्ग याओ याओ, कौन सी लड़की ऐसी होती है? क्या तुम नहीं जानती कि पुरुषों और महिलाओं को एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए? जल्दी करो और ठीक से खड़ी हो जाओ। जो मानली अब और विरोध नहीं कर सकी और उसने सॉन्ग याओ याओ को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सोंग रूई ने भौहें सिकुड़नी और असामान्य जो मानली पर एक नज़र डाली। सच कहूं तो वह सॉन्ग याओ याओ को अपने साथ घर जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। वास्तव में, भले ही वह और हुओ युंग के अगले कदम पर चले जाएं और एक दूसरे के साथ सो जाएं, वह वास्तव में खुश रहेगा। लेकिन जो मानली ने क्या योजना बनाई थी? श्रीमती सॉन्ग। इससे पहले कि जो मानली का हाथ सोंग याओ याओ तक पहुंचता, एक बड़े हाथ ने उसे रोक दिया। वह आदमी लापरवाही से सोफे पर झुक गया। हालांकि लड़की ने उसकी शर्ट पर सिलवटें डाल दी थीं, लेकिन इससे उसका संयमित और गर्वित स्वभाव कम नहीं हुआ। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मुझे यह मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है कि आप एक अच्छी माँ हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वह उसे इस हद तक नापसंद नहीं करेगा, है न? वह आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। एक पल में उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। जो मानली के घुटने कमजोर पड़ गए और उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। उसने घबराहट में अपना सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर हुओ की बात सही है, लेकिन क्या वह इस बात पर सहमत होकर अपने चेहरे पर तमाचा नहीं मार रही थी?
सॉन्ग याओयाओ ने अपने होठों को मोड़ा और अपने दिल में हुओ युंके को अंगूठा दिखाया। गेज अद्भुत है, मैं आज भी गेज से प्यार करता हूँ। हुओ निंगशी को लगा कि माहौल ठीक नहीं है। उसने हुओ युंके को देखा, फिर सोंग दंपत्ति को देखा। उसने अपने होंठ चाटे और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। चूंकि वह वापस जाने को तैयार नहीं है, इसलिए चलो इसे आज के लिए छोड़ देते हैं। आप उसे अगली बार मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। भले ही वह धीमा था, लेकिन वह बता सकता था कि उसके छोटे चाचा सॉन्ग याओयाओ को जाने नहीं दे रहे थे। वैसे अगर सॉन्ग याओयाओ ने जिद की तो क्या फर्क पड़ता है, वे उसे बाद में बाहर निकाल सकते थे। सॉन्ग रूई ने सिर हिलाया, तुरंत उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हाँ, चूंकि यही मामला है, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हुओ कुछ और दिनों तक सॉन्ग याओयाओ की देखभाल जारी रख सकते हैं। हुओ युंके के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को रोक लिया। ये ठीक है, वह एक अच्छी बच्ची है। सॉन्ग रूई ने इन शब्दों के बारे में सोचा। उसे यकीन नहीं था कि हुओ युंके सिर्फ सॉन्ग याओयाओ की तारीफ कर रहा था या फिर कोई और मतलब था। उदाहरण के लिए, क्या वह ये कहना चाह रहा था कि इतने अच्छे बच्चे को घर से निकाल देने के कारण वे बुरे माता पिता थे? एक साधारण वाक्य ही अनगिनत प्रश्नों को जन्म देने के लिए पर्याप्त था, जिससे व्यक्ति का हृदय और अधिक अशांत हो जाता था। जब जो मानली को एहसास हुआ कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, तो वह वाकई असहज हो गई। हुओ युंके के दबाव का सामना करते हुए उसका सिर सुन्न हो गया और अचानक बोली, मिस्टर हुओ, क्या आपको नहीं लगता कि याओयाओ का आपके साथ रहना अनुचित है? मुझे याद है कि याओयाओ और हुओ निंगशी के बीच शादी का समझौता हुआ था। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इससे पहले कि हुओ युंके कुछ कह पाती, हुओ निंगशी ने तुरंत स्थिति स्पष्ट कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास शादी का कोई समझौता नहीं है? जो मानली ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हुओ निंगशी की ओर देखा। ये सिर्फ एक मौखिक समझौता था। मैं सॉन्ग याओयाओ से परिचित नहीं हूँ। आज के ज़माने में क्या अभी भी अरेंज मैरिज होती हैं? मेरे छोटे चाचा पहले ही समझौता तोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। चूंकि तुम दोनों आज यहाँ हो, इसलिए तुम गवाह हो सकते हो। आज से सॉन्ग याओयाओ और मैं सिर्फ सहपाठी हैं, बस इतना ही। सोंग रूई चुप रहा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर एक बेहतर विकल्प तो था, है ना? जो मानली ने अपने स्वभाव से बाहर आकर उग्रता से कहा, यह समझौता बहुत पहले हो चुका था, तुम आखिरी समय में अपने शब्दों से कैसे मुकर सकती हो? हमारी याओयाओ में ऐसा क्या बुरा है? निंगशी, तुम बहुत आगे निकल गई हो। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम ऐसी हो? हुओ निंगशी डांट सुनकर अवाक रह गई। वह मूर्ख नहीं था। उसने पहले ही देख लिया था कि जो मानली उसे सॉन्ग जिंगवान के साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था? सॉन्ग याओयाओ भी इस बात से सहमत थी। आप उससे पूछ सकते हैं। हुओ निंगशी का व्यक्तित्व शुरू से ही अच्छा नहीं था। जब उसने जो मानली की शिकायतें सुनी, तो उसे यह हास्यास्पद लगा और उसने तुरंत सॉन्ग याओयाओ को बस के नीचे फेंक दिया। अगर वह सहमत हो भी जाए तो कोई बात नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ, जो मानली ने उग्रता से कहा। बस, बहुत हो गया। बच्चों को अपना फैसला खुद करने दो। सॉन्ग रूई ने उसे पीछे खींचा और रुकने का इशारा किया। जो मानली ने अपने होठों को एक साथ दबाया, अपनी आंखों से हुओ निंगशी के ठंडे चेहरे को देखा और शांत हो गई। हमारे सामाजिक दायरे में हर कोई इस बारे में जानता है। अगर आप इस तरह से समझौते को तोड़ते हैं, तो हमारी याओयाओ की प्रतिष्ठा का क्या होगा? सॉन्ग याओयाओ हुओ युंके की बाहों में लेट गई और दुखी होकर बोली, तुम मुझे भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम मेरी शादी को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? घर जाओ और सॉन्ग जिंगवान को नियंत्रित करो। आप। सॉन्ग याओयाओ ने अधीरता से बीच में टोका। यह मत समझो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मेरा गेगे हुओ निंगशी से सुंदर और अमीर है, इसलिए तुम हुओ निंगशी को छोड़ रही हो और उसकी जगह सॉन्ग जिंगवान को मेरे गेगे के साथ जोड़ रही हो। उसने उपहास किया। हुओ निंगशी खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन सॉन्ग याओयाओ के शब्दों ने उसे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। सोंग रूई ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि क्या उसने यहाँ आने का सही निर्णय लिया है। सोंग याओयाओ वास्तव में कुछ भी कहने और कुछ भी करने के लिए काफ़ी बहादुर है। एक सामान्य व्यक्ति तो हुओ युंके के करीब आने मात्र से ही डर के मारे मर जाता था, फिर भी वह एक कोआला की तरह उसके शरीर से चिपकी हुई थी। जो मानली के विचार तुरंत उजागर हो गए। अपना मुंह थोड़ा खोलते हुए उसने चेतावनी दी, तुम क्या बात कर रहे हो? चलो सब उम्मीद करते हैं कि मेरा अनुमान गलत हो। सोंग याओयाओ की आवाज़ नर्म थी, लेकिन वह बहुत दबंग थी। गेगे मेरा है। अगर कोई उसे मुझसे चुराने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे मार डालूंगा। उसने अपनी दुश्मनी बिल्कुल नहीं छिपाई। सोंग रूई ने जल्दी से हुओ युंके की तरफ देखा। उसे डर था कि वह उसके व्यक्तित्व को नापसंद करेगा और तुरंत उसका बचाव करने की कोशिश की। मिस्टर हुओ, उस पर ध्यान मत दीजिए। वह सिर्फ एक बच्ची है जो आवेग में बोल रही है। मैं गंभीर हूँ। सोंग याओयाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया।
उसकी गहरी आंखें पानी से भरी हुई थीं, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने जो शब्द उगले वे विशेष रूप से गंभीर थे। उसकी सुंदर आंखों में शत्रुता का भाव झलक उठा, लेकिन उसकी भावनाएं उतनी ही तेजी से बदल गईं जितनी तेजी से वे आईं। जब सॉन्ग रूई ने पीछे मुड़कर देखा तो वह फिर से कमजोर और दयनीय लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह आश्चर्य की बात होगी कि क्या इस आदमी को अपनी बेटी पसंद आई जब वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी। वह हर समय इतनी उदास रहती थी मानो पूरी दुनिया उस पर एहसानमंद हो। तुम एक लड़की हो, तुम क्या सोच रहे हो मिस्टर हो? मुझे लगता है कि तुम्हें उसे मेरे साथ घर आने देना चाहिए। अगर हम उसे अभी ठीक नहीं करेंगे तो वह बाद में परेशानी खड़ी करेगी। ये ठीक है। हुओ युंके ने सॉन्ग याओयाओ के कंधे पर थपथपाया, उसे बैठने का इशारा किया और हल्के से मुस्कुराया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। जोऊ मानली ने लगभग अपने दांतों को पीसकर पाउडर बना लिया, जबकि हुओ युंके पूरी तरह से बेफिक्र दिख रही थी। सोंग रूई को लगा जैसे जोऊ मानली उसकी सीमाओं का परीक्षण कर रही थी और वह मौत के कगार पर थी। क्या वह भूल गई थी कि वह किससे बात कर रही थी? क्या वह अंधी थी? मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। आखिर वह एक बच्ची है। ये सिर्फ आवेगपूर्ण शब्द हैं। कोई बात नहीं। हुओ युंके ने अपनी आस्तीन थपथपाए और अपनी आंखें नीची कर लीं। मैं इस बच्ची की रक्षा कर सकता हूँ, जब तक वह खुश है। इन शब्दों ने सोंग रूई के दिल में हलचल मचा दी। ऐसा लगता है कि भले ही सॉन्ग याओयाओ ने किसी को मार दिया हो, वह अंत तक उसकी रक्षा करने को तैयार था। इसका मतलब था, मिस्टर हुओ, अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। हुओ क्यू, जो कुछ समय से दिखाई नहीं दिया था, लिविंग रूम में चला गया। उसके पीछे दो दुबले पतले युवक थे। इस बूढ़े मूर्ख ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। तुम चाहते हो कि हम उसके साथ क्या करें? अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे बगीचे को खाद की जरूरत है। क्यों ना हम? हुओ ची के बोलते ही वह अचानक रुक गया। क्या तुम्हारे पास मेहमान हैं? ओह, मिस सॉन्ग भी यहाँ हैं। हुओ क्वी को एक मिशन पर भेजा गया था और वह आज ही वापस लौटी थी। तनावपूर्ण माहौल तुरंत बिखर गया जब सोंग रूई और जोऊ मानली ने हुओ क्वी को देखा। जब उन्होंने देखा कि वह अपने हाथों में क्या घसीट रहा है, तो जोऊ मानली ने अपना मुंह ढक लिया और सूखी उल्टी करने लगी। उसकी पुतलियां फैल गईं, उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ गईं, और वह लगभग बेहोश हो गई। आंटी सॉन्ग, सॉन्ग रूई ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। यह एक ऐसा आदमी था जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसे जानवर की तरह घसीटा जा रहा था, जिससे उसके पीछे खून का ताज़ा निशान बन गया था। जो युवक उसे घसीट रहा था वह मुस्कुरा रहा था, हालांकि वह दिखने में सुंदर था और उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। इस विरोधाभास को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुओ क्यूई शर्म से मुस्कुराया। हालांकि वह एक खूनी गंदगी को घसीट रहा था जो मुश्किल से इंसान जैसा दिख रहा था, इसलिए चाहे वह कितना भी दोस्ताना दिख रहा हो, फिर भी उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जोऊ मानली के घुटने कमजोर पड़ गए। वह बेहोश होना चाहती थी, लेकिन वह बेहोश नहीं हो सकी। सोंग रूई का हाथ थामते हुए उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। वह क्या है? सॉन्ग याओयाओ उत्सुक थी। सोफे पर घुटनों के बल बैठकर उसने देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। बच्चों को इतना जिज्ञासु नहीं होना चाहिए। एक हाथ उसके चेहरे को ढकने के लिए आगे बढ़ा और उसे पीछे खींच लिया। ममम, सॉन्ग याओयाओ उस आदमी की बाहों में वापस गिर गई। नीचे गिरते हुए उसने दुखी होकर उस आदमी की बाहें फेंक दी और उसे घूरने लगी। क्या है? इतना डरावना क्या है? मुझे देखने दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आदमी ने दृढ़ता से जवाब दिया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। हुओ क्यूई, हुओ क्यूई। हुओ क्यू ने अपना सिर खुजलाया। उसके दिल में उसे नहीं लगा कि यह इतना डरावना था। मिस सॉन्ग स्पष्ट रूप से इससे ज्यादा क्रूर है। क्यों ना हम उसे दिखा दें? लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपने सिर के ऊपर दबाव का एहसास हुआ। उसकी गर्दन से ठंडक दौड़ गई और उसके बाल खड़े हो गए। अया, अपनी तरफ देखो, तुम कोई भी बेतरतीब चीज घर में कैसे ले आती हो? जल्दी करो और उसे वापस खींचकर बाहर ले आओ। चाचा झांग ने उसे घूरकर देखा और मदद के लिए आगे बढ़े। कोई जल्दी से कुछ सफाई उत्पाद लेकर आओ और फर्श पोंछो। फर्श गंदा है। जोऊ मानली का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने बूढ़े आदमी को सहायकों को व्यवस्थित तरीके से निर्देश देते देखा, तो उसे याद आया कि कैसे वह चाचा झांग को सिर्फ एक नौकर समझती थी और सोचती थी कि उसे घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने अपना मुंह खोला और महसूस किया कि उसका दिल कांप रहा है। हुओ क्यू को निराशा हुई। उसने फड़फड़ाते हाथों को देखा और सिर हिलाया। ठीक है। वह आशा कर रहे थे कि उन्हें इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। आमतौर पर हुओ मैनर में मुश्किल से कोई होता था। अब इतने सारे लोग क्यों थे? और मिस सॉन्ग, वह वहां क्या कर रही थी?
हुओ क्वी ने उस आदमी को उसी तरह घसीटा जैसे उसने उसे वहां घसीटा था। खून से सने रास्ते को देखते हुए जो मानली को लगा कि अगर उसके पैर अपनी जगह पर जमे न होते तो वह भाग जाती। सभी ने कहा कि होम्स को उकसाया नहीं जाना चाहिए और उन्हें अपनी पहली यात्रा के दौरान इसका कारण भी पता चल गया। सांस। हुओ निंगशी ने अपना सिर हिलाया। वह जो मानली को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि वह मदद के लिए आगे बढ़ा। आंटी और अंकल सॉन्ग, चलो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। हुओ निंगशी का हाथ जो मानली की बांह पर पड़ा। उसकी शांत आवाज़ सुनते ही जो मानली की पलकें थोड़ी झपक गईं। उसे असहजता का एहसास हुआ। उनके इतने शांत होने का अर्थ था कि उन्होंने अक्सर ऐसे दृश्यों का अनुभव किया था। सॉन्ग याओ बहुत उत्सुक थी, लेकिन उस आदमी ने उसे आसानी से सोफे पर दबा दिया जिससे वह शर्मा गई। हालांकि उसकी सांस फूल रही थी, फिर भी वह छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। गे, मुझे एक नज़र देखने दो। उत्सुकता उसे मार रही थी, खासकर तब जब हर किसी ने यह देखा था जब उसकी आंखों को हुओ युंके ने ढक रखा था। हुओ क्यों क्या लाया है? क्या ये वाकई डरावना है? लड़की की पलकें फड़कने लगीं और उसकी हथेली पर गुदगुदी होने लगी। हुओ युंके ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ, ये वास्तव में डरावना है। हुओ निंगशी ने जो मानली का समर्थन किया और अपने होंठ हिलाए। अपने छोटे चाचा से डरावना शब्द कहलवाना जीवन में एक बार होने वाली घटना थी। बहुत खूब। सॉन्ग याओ आश्चर्यचकित था। मैं इसे अब और भी अधिक देखना चाहता हूँ। गे, जल्दी करो और मुझे जाने दो, मुझे एक नज़र देखने दो, बस एक नज़र। उसने हुओ युंके का हाथ पकड़ लिया और बलपूर्वक अपना सिर बाहर निकाला। लेकिन यद्यपि वह तेज थी, फिर भी हुओज उससे अधिक तेज थे। फर्श बिल्कुल साफ था, केवल उनके पास रखी बाल्टी पर थोड़ा सा लाल रंग लगा था। तुम लोग क्या पोछा लगा रहे हो? क्या फर्श पर खून है? चाचा झांग ने उदासीनता से देखा, उनके चेहरे पर प्यार भरा भाव था। हाँ, ये खून है। हुओ क्यू ने कहीं से एक जंगली खरगोश पकड़ा था और कहा था कि यह आज रात के खाने के लिए है। रात का खाना? जंगली खरगोश? सॉन्ग रूई के होंठ फड़कने लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम पहले निकलेंगे मिस्टर हुओ। अलविदा। संभाल कर उतरें। ये देखकर कि हुओ युंके के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, सॉन्ग याओ ने अपने होंठ फुलाए। खरगोश के पास इतना खून कैसे होता है? अंकल झांग, क्या आप किसी बच्चे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि हुओ क्यू ने किसी व्यक्ति को घसीटा होगा। पफ, खांसी। उसकी आवाज़ नर्म थी और उसका हाव भाव यथासंभव शांत था, लेकिन उसके शब्दों से अंकल झांग का गला भराया और उन्हें खांसी आने लगी। उसकी पलकें फड़क उठीं और वह मुस्कुराने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मजाक करना जानती हैं मिस सॉन्ग। हुओ निंगशी ने अपनी आंखें घुमाईं। देखो, क्या उसने नहीं कहा था कि सॉन्ग याओ एक छोटा राक्षस था? इस तरह की चीजें उसे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती थीं। दूसरी ओर सोंग रूई और जो मानली शायद मौत से डर गए थे। उसने दोनों लोगों को दरवाज़ा दिखाया और कहा, चाचा चाची, अपना कदम संभालो और सावधान रहो। सॉन्ग रूई ने जो मानली के साथ कार में बैठते समय अपना सिर हिलाया। जब कार भूल भुलैया जैसी हवेली से बाहर निकली, तभी वे फिर से जीवित दिखे और उनकी सांसें स्थिर हुईं। कौन थे वे लोग? मैं यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहती। जो मानली ने डर से अपनी छाती थपथपाए। उनकी स्थिति को देखते हुए ये कहना असंभव था कि उनके तरीके पूरी तरह से साफ सुथरे थे, लेकिन वास्तव में उनके सामने खूनी दृश्य किसने देखा था? विशेषकर जो मानली जैसी महिला के लिए नहीं, जो अपना अधिकांश समय फेशियल करने, महाजोंक खेलने और इधर उधर उड़ने में बिताती है। सॉन्ग रूई ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ नहीं कहा, बस पहले के दृश्य के बारे में सोचते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हुओ मैनर में वापस आकर सॉन्ग याओ ने हुओ युंके की आस्तीन खींची। गे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मिस्टर और मिसेज सॉन्ग एक मरे हुए खरगोश से डरते हैं, तो वे वाकई बहुत कमज़ोर हैं। हुओ युंके ने नीचे देखा, लड़की की स्पष्ट आंखों में देखा और आह भरी। उसका चेहरा ढकते हुए उसने उदासीनता से कहा, बच्चों को नाक भान सिकोड़ना बंद कर देना चाहिए। दोबारा। सॉन्ग याओ ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसने उस आदमी का हाथ खींच लिया और दांत पीस लिए। मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं एक वयस्क हूँ। ओह। हुओ युंके ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक मुस्कान को रोकते हुए उसकी तरफ देखा। मेरी नज़र में तुम एक बच्ची हो। उसने उसके सिर पर थपथपाया और शांत और आलसी स्वर में कहा, तो अच्छी रहो। वह शांत था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चिढ़ा रहा था। सॉन्ग याओ तुरंत चुप हो गई। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। ठीक है, चूंकि आप इतने सुंदर हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। जब वो निंगशी अंदर आया और उनकी बातचीत देखी, तो वह एक पल के लिए रुक गया। कुछ भी न देखने का नाटक करते हुए उसने अपने हाथ जेबों में डाले, अंदर गया और सहजता से कहा, चाचा झांग, चलो आज रात को खरगोश का भुना हुआ मांस खाते हैं। चाचा झांग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया।
हाँ, मैं रसोई को इसे बनाने का निर्देश दूंगा। सॉन्ग याओयाओ ने पलटकर हो निंगशी को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। क्या आपका मतलब भुना हुआ मानव मांस है? हो निंगशी लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर गई। वह अवाक रह गया। सॉन्ग याओयाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे शब्द घिनौने हैं? सॉन्ग याओयाओ ने हो युंके की उंगली पकड़ ली और हुंकार भरी। तुम ही घिनौने हो। क्या तुम ही नहीं थे जिसने सबसे पहले ब्रेजिंग का जिक्र किया था? मैंने कहा था ब्रेज्ड खरगोश का मांस। लेकिन पहले तो वह स्पष्ट रूप से एक मानव था। सॉन्ग याओयाओ ने जोर देकर कहा। अनुवादक, युनई, यह एक खरगोश था। हो निंगशी ने उससे बहस जारी रखी। ये छोटा सा राक्षस। ठीक है, मैं हुओ क्यूई से कहूंगा कि वह खरगोश के मांस के 2 टुकड़े काटकर आपके लिए पकाए और खाए। उफ। सोंग याओयाओ ने ये शब्द अत्यंत शांत भाव से कहे, फिर भी उनका रूप सुंदर था और उनकी आवाज मधुर थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हो निंगशी के दिमाग में एक छवि उभरी। उसका पेट खराब हो गया और उसे सूखी उल्टी आ गई। ईक। सॉन्ग याओयाओ ने घृणा से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हो निंगशी, तुम बहुत घृणित हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से जोर से दबाया। गे। सॉन्ग याओयाओ ने छलांग लगाई और उसकी गर्दन पकड़ ली, जैसे किसी बिल्ली के बच्चे को उसकी गर्दन से पकड़ा गया हो। आदमी की आंखें उदास थीं। एक बच्चे को ऐसे हिंसक विचार नहीं आने चाहिए। उसने उसके सिर पर थपथपाया और शांति से निर्देश दिया, चाचा झांग, चूंकि निंगशी इसे खाना चाहती है, तो रसोई में उसके लिए ब्रेज्ड खरगोश का मांस तैयार करवाओ। उफ। हो निंगशी को और भी ज्यादा उल्टी आने लगी। वह रोना चाहता था लेकिन रो नहीं सका। छोटे चाचा, क्या आप सचमुच मेरे चाचा हैं? वह न केवल खरगोश का मांस खाना नहीं चाहता था, बल्कि अब वह रात का खाना भी नहीं खाना चाहता था। नहीं, सच कहें तो वह अगले दिन भी खाना नहीं चाहता था। हो युंके को ऐसा लगा जैसे वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। आगे बढ़ो। चाचा झांग ने सिर हिलाया। ठीक है। वह मुड़ा और बाहर चला गया, जबकि हो निंगशी ने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंकल झांग को रोकना चाहा। वह खाना नहीं चाहता था। वह सचमुच खाना नहीं चाहता था। हो युंके की बात सुनते हुए सॉन्ग याओयाओ ने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया होगा? लेकिन वहां बहुत सारा खून था, यहां तक कि पानी भी लाल हो गया था। एक खरगोश इतना खून कैसे बना सकता है? हाँ, तुम्हारा अनुमान गलत है। हो युंके ने पलटकर कहा, एक बच्चे को सुधार का लक्ष्य रखना चाहिए। बेकार के विचारों पर अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यह खरगोश था, तो यह खरगोश ही था। सॉन्ग याओयाओ ने अपने हाथ जेबों में डाल लिए और अप्रसन्नता से अपने होंठ फुला लिए। मुझे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करूं? तुम जो कुछ भी कहती हो वह सही है, ठीक है। हो निंगजी, उसने दांत पीसते हुए कहा, सॉन्ग याओयाओ, जब मैंने कहा था कि यह खरगोश है, तो तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? अलग अलग व्यवहार बहुत स्पष्ट था। सॉन्ग याओयाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गेगे जितनी सुंदर नहीं हो। क्या उसे इतनी स्पष्ट बात पूछनी चाहिए? बेवकूफ। हो निंगजी, सॉन्ग याओयाओ, मैं बहरी नहीं हूं। सॉन्ग याओयाओ ने अपनी आंखें घुमाईं, अपना बैग उठाया और अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन तुम तो अंधे हो। ऊपर की ओर हो युंके के कदम रुक गए। अचानक उसने शांति से आदेश दिया, हो निंगशी, मेरे अध्ययन कक्ष में आओ। सॉन्ग याओयाओ मुस्कुराया। हे। जैसे ही उसने उसके आकर्षक चेहरे और उसकी आत्मसंतुष्ट आंखों को देखा, हो निंगशी ने अपने दांत पीस लिए। तुम बस इंतजार करो। मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम छोटे ठग। सॉन्ग याओयाओ ने उस पर मुंह बनाया और अपना बैग लेकर हो युंके का पीछा किया। गेगे, अपना समय ले लो और बातें करो। मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा और अपनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करूंगा। बाद में मिलते हैं, मुआह। सॉन्ग याओयाओ हो युंके के पास से गुजरा और उसे एक चुंबन भेजा। अपने चेहरे पर कोई भी परिवर्तन लाए बिना उस आदमी ने सिर हिला दिया। ठीक है। जैसे ही हो निंगशी पास आए, वह अपने छोटे चाचा को समझ नहीं पाया। शायद उसे सॉन्ग याओयाओ पसंद था, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति बहुत स्नेही नहीं था। हालांकि वह उसे नापसंद भी नहीं करता था, अन्यथा वह उसके प्रति इतना क्षमाशील क्यों होता? ऐसा नहीं था कि वह ये नहीं बता सकते थे कि सॉन्ग याओयाओ को अभिनय पसंद था। उसके इरादे स्पष्ट थे। छोटे चाचा, क्या आपने मुझे किसी काम से यहाँ बुलाया है? हो निंगशी उलझन में थी। हालांकि वह अपने छोटे चाचा को अपना आदर्श मानता था, लेकिन वे शायद ही कभी बातचीत करते थे। हाँ, आदमी ने भौहें उठाईं और पीछे देखे बिना चला गया, लेकिन अब कुछ नहीं है। ओह, मिस सॉन्ग, सुप्रभात। जैसे ही सॉन्ग याओयाओ अपनी कार से बाहर निकली, अचानक एक परिचित आवाज ने उसे रोक दिया। उसने अपना सिर खुजलाया और असमंजस में चारों ओर देखने लगी। मैं यहाँ हूँ। मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा था, विशेषकर उत्तर में।
टोपी पहने और किसी बुजुर्ग की तरह कपड़े पहने हुए उस आदमी ने अपने हाथ रगड़े, खड़ा हुआ और उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अरे, तुम कौन हो? हु निंगशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सॉन्ग याओयाओ की बांह पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है? उसने शिकायत की। तुम्हें जवाब देने के लिए किसने कहा? सावधान रहो, कहीं तुम्हें अगवा न कर लिया जाए और पत्नी के रूप में पहाड़ों में न बेच दिया जाए। सॉन्ग याओयाओ को आश्चर्य हुआ। थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसने अपनी आंखें खोली और खंडन किया, तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है। अपनी तरफ देखो, तुम एक लड़की को भी नहीं हरा सकते। मैं? हु निंगशी ने अपने दांत पीस लिए। तुम दिन भर बस बकबक करते रहते हो। क्या तुम चुप रहना नहीं जानते? मुझे जाने दो। सॉन्ग याओयाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उस आदमी की ओर देखा जो एक बैग लेकर उसकी ओर आ रहा था, और अपना सिर झुका लिया। वह थोड़ा परिचित क्यों लग रहा था? जैसे ही वह ये सोच रही थी, उस आदमी ने अपनी टोपी उठाई और अपना चेहरा दिखाया जो बिना मुस्कुराए काफी गंभीर लग रहा था। अरे, क्या आप कल वाले डायरेक्टर नहीं हैं? हाँ, यह मैं हूँ। कांग युआन ने हंसते हुए दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सामान्य रूप से गंभीर रहता था, हंसना वास्तव में अधिक अजीब लगा। सौभाग्य से वह सोंग याओयाओ से बात कर रहे थे, जिन्होंने दबाव में अच्छी प्रतिक्रिया दी। पिछले जन्म में हृदय की बीमारी के कारण उसने मजबूत रहना सीख लिया था। यदि वह लंबी आयु जीना चाहती थी तो उसे स्वस्थ मानसिकता रखनी होगी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? सोंग याओयाओ ने पूछा। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? क्यों न मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं? बाहर बहुत ठंड है, चलो बैठकर बातें करते हैं। हु निंगशी किनारे पर खड़ी थी और उसने कांग युआन का चेहरा साफ देखा। पिछले दिन वह अपने खेल में इतना डूबा हुआ था कि उसने कांग युआन को देखा ही नहीं, लेकिन उसने सुना कि वह स्कूल आया था। हालांकि यह अजीब बात थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह से अलग दुनिया से आए हों। मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। सोंग याओयाओ ने अपनी नाक सिकोड़ ली, लेकिन फिर उसने देखा कि कांग युआन काफी ठंडा था और उसकी पलकें भी उससे भीगी हुई थीं। ओह, ठीक है, तुम कहाँ खाना चाहते हो? चलो आगे दूध वाली चाय की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए दूध वाली चाय खरीदूंगा। कांग युआन ने अपने हाथ रगड़े और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि लड़की काफी दयालु और सीधी सादी है। शायद वह बहुत लंबे समय से गंदे मनोरंजन के घेरे में था, इसलिए इस तरह के व्यक्तित्व उसे बहुत पसंद आए। हालांकि इस तरह का व्यक्तित्व मनोरंजन जगत के लिए भी बहुत उपयुक्त नहीं था। सीधे सादे लोगों को आसानी से धमकाया जाता था। अरे, हु निंगशी अवाक रह गई। क्या तुम ऐसे ही जा रही हो? तुमने और क्या उम्मीद की थी? सोंग याओयाओ ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम डरी हुई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ आऊं? भाड़ में जाओ। हु निंगशी ने अपने पैर उठाए और स्कूल के गेट की ओर बढ़ गया। सिर्फ एक पागल व्यक्ति ही तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद करेगा। तुम पहाड़ों पर बेचे जाने के लायक हो ताकि तुम मेरे छोटे चाचा को बहकाना बंद कर सको। सोंग याओयाओ ने पलकें झपकाईं और कांग युआन के साथ नजरें बदलीं। वह अपना अपमान क्यों कर रहा है? कितना अजीब है। आहम। कांग युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया, लड़की के मूर्खतापूर्ण भाव को देखा और जवाब दिया, वह वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित है। मेरे बारे में चिंतित हो? सोंग याओयाओ हंसा। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। हु निंगशी उसे मरवाना चाहता था ताकि वह उसके छोटे चाचा को अकेला छोड़ सके। उसे उसकी चिंता क्यों होगी? बहुत अजीब है। जैसे ही सोंग याओयाओ कांग युआन के पीछे दूध चाय की दुकान में गई, सोंग जिंगवान अपनी कार से बाहर निकल आए। सोंग याओयाओ, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सुना कि उसके माता पिता सोंग याओयाओ को लेने के लिए हुओ मैनर गए थे, लेकिन वे उसके साथ वापस क्यों नहीं आए? और हुओ मैनर में ऐसा क्या हुआ कि वह जोड़ा इतना चुप हो गया? यहाँ तक कि जब उसने उन्हें तंग किया और प्यार से रोया, तब भी उसे उनसे कुछ नहीं मिला। सोंग जिंगवान को नियंत्रण में रहना पसंद था, तभी वह सुरक्षित महसूस करती थी। पिछले दिन से ही ये स्थिति, जिसमें वह कुछ भी नहीं जानती थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, उसके कारण उसका मूड खराब था। तुम इतनी सुबह सुबह दूध वाली चाय पी रहे हो? क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? सोंग जिंगवान ने चुपचाप उपहास किया। चयनित होने के लिए उसने अपने भोजन में कटौती शुरू कर दी थी और नाश्ता भी नहीं करती थी। इसलिए सोंग याओयाओ जितना चाहे पी सकती है। सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि उसका वजन 10 से 20 पाउंड बढ़ जाएगा। निर्देशक कांग को वह कितनी भी पसंद क्यों ना हो, उन्हें यह विचार करना ही था कि वह कैमरे पर कैसी दिखेगी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और बहुत बेहतर महसूस किया। उसी समय उसने दूर से एक आकृति देखी और तुरंत स्कूल की ओर भागी। तुम क्या पीना चाहोगी, लाल बीन या चॉकलेट? लड़कियों को आमतौर पर चॉकलेट पसंद होती है ना? कोई ज़रूरत नहीं, मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। सोंग याओयाओ ने अपना बैग नीचे रखा और अच्छे व्यवहार से अपने हाथ घुटनों पर रख लिए।
यदि आप मुझे फिर से अभिनेत्री बनने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे भूल जाए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह दूसरों को खुश करना या उनकी चापलूसी करना पसंद नहीं करती थी। क्या तुम सच में इस पर विचार नहीं कर रही हो? तुम वाकई उस भूमिका के लिए उपयुक्त हो जिसे मैं भरना चाहता हूँ, उसने अपना चेहरा रगड़ते हुए आह भरी। हालांकि वह जानता था कि इस लड़की के व्यक्तित्व के अनुसार वह उसके अनुरोध पर सहमत होने की संभावना नहीं थी, फिर भी कांग युआन कोशिश करना चाहता था। तो जैसी कि उम्मीद थी, मुझे खेद है, मैं बस स्कूली जीवन का अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं कुछ और नहीं करना चाहता। सॉन्ग याओयाओ को थोड़ा खेद महसूस हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि वह आदमी इतना दयनीय लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही कोई उपयुक्त अभिनेत्री मिल जाएगी। सच कहूं तो मुझे अभिनय करना नहीं आता, न ही मैंने अभिनय सीखा है। अगर आप इसे देखेंगे तो वाकई निराश होंगे। उसे उम्मीद थी कि इन शब्दों से उस आदमी को थोड़ा बेहतर महसूस होगा। कांग युआन ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। बच्चे, तुम निश्चित रूप से दूसरों के लिए सोचना जानते हो, लेकिन ये ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वह उठकर काउंटर पर चला गया। उसने जो दूध वाली चाय मंगवाई थी वह तैयार थी। वह अच्छी और गर्म थी और मौसम के हिसाब से एकदम सही थी। लो, इसे क्लास में पियो, मौसम ठंडा है। सॉन्ग याओयाओ का हाथ मुड़ा और उसने धीरे से पे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। उसने अपना सिर दुपट्टे में छिपा लिया, जिससे उसका चेहरा हथेली जितना छोटा दिखाई देने लगा। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मैं वही बात दोहराता हूं जो मैंने पहले कहा था। अगर आपको अचानक दिलचस्पी महसूस होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉल हमेशा स्वागत योग्य है। कांग युआन ने अपना फोन लहराया और उसके माथे पर शिकन आ गई। वह भयंकर दिख रहा था, लेकिन सॉन्ग याओयाओ को नहीं लगा कि वह इतना डरावना था। उसकी आंखें मुड़ गईं और वह कांग युआन की ओर मुस्कुराए। ठीक है, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। ऐसा लग रहा था जब वह कक्षा में वापस आएगी तो उसे इस भयंकर दिखने वाले लेकिन वास्तव में बहुत ही गर्मजोशी से भरे निर्देशक पर गंभीरता से शोध करना होगा। वह सचमुच प्रभावशाली दिखाई दिया। वह अपनी दूध वाली चाय को थामे हुए कक्षा में प्रवेश कर गई। ठंड के कारण उसकी नाक की नोक लाल हो गई थी। सॉन्ग याओयाओ अपने पैर पटकते हुए अपनी सीट की ओर चली गई। गुड मॉर्निंग प्रीशियस, तुम क्या पकड़े हुए हो? तांग शिनरू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और चौंक गई। अरे, तुम इतनी सुबह सुबह बहुत ज्यादा कैलोरी वाली चीज पी रही हो। क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? सॉन्ग याओयाओ ने कोको मिल्क टी के अपने कप की ओर देखा। क्या तुम इसे पीना चाहोगी? तांग शिनरू ने सिर हिलाकर असहमति जताई। मुझे यह नहीं चाहिए, ये कप पीने से मैं कम से कम 10 पाउंड मोटी हो जाऊंगी। ठीक है। सॉन्ग याओयाओ ने शेनजुन की ओर देखा जो अपनी मेज पर लेटा हुआ सो रहा था। मैं वास्तव में इसे नहीं चाहता था, लेकिन निर्देशक कांग ने इसे मेरे लिए मंगवाया और मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे मना करूं। शेनजुन इसे पी सकते हैं। नहीं, दरअसल मैं इसे पी लूंगा। मुझे दे दो। तांग शिनरू ने तुरंत सॉन्ग याओयाओ के हाथ से ड्रिंक छीन ली। क्या ये वाकई डायरेक्टर कांग की ओर से था? हाँ, मैं स्कूल के गेट पर उससे टकरा गई थी। सॉन्ग याओयाओ ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। कुछ देर पहले तांग शिनरू शिकायत कर रही थी कि दूध वाली चाय में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। अब वह उसे ऐसे क्यों पकड़े हुए थी जैसे कि वह वही व्यक्ति हो जिसे वह पसंद करती है। कितना डरावना। स्कूल के बाहर कांग युआन ने मुंह में धुंध भरकर दूध चाय की दुकान से बाहर निकल गया। ये भयानक मौसम। अंकल दो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कांग युआन आश्चर्य से उछल पड़ा और देखने के लिए पीछे मुड़ा। एक खूबसूरत युवक बस से उतर रहा था, उसके हाथ में नाश्ता था। जब उसने कांग युआन को देखा तो वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था और जल्दी से उसकी ओर भागा। फेरान, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें गाड़ी नहीं चलाती थी? नहीं, एनफेन ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले से ही 18 साल का हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे और अधिक स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा बस वास्तव में सुविधाजनक है। जब मैं विदेश में पढ़ता था तो मैं खुद ही स्कूल जाता था। कांग युआन ने एक भौं उठाई और लड़के के कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों में 2 बंस को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और अपना सिर हिलाया। ये नाश्ते के लिए पर्याप्त नहीं है, तुम अभी भी बढ़ रहे हो। कुछ देर सोचने के बाद कांग युआन ने अपने बटुए में से सारा पैसा निकाला और लड़के की जेब में डाल दिया। ये लो और खाने के लिए कुछ अच्छा खरीदो। मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, वह पश्चिमी लोगों की तरह बेफिक्र पालन पोषण का तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। भले ही वह बेफिक्र रहना चाहती हो, लेकिन कुछ मानक होने चाहिए। उसी उम्र के लोगों की तुलना में तुम पहले से ही बहुत प्रभावशाली हो। अंकल टू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे लें। कांग युआन ने उसे गुस्से से घूरा। मैं तुम्हें अक्सर नहीं देखता। इस पैसे से खाना खरीदो।
कुछ दिनों में मैं यहाँ लोकेशन पर फिल्मांकन करने आऊँगा, तब हम ठीक से बात कर सकेंगे। ओह ठीक है, एनफेन ने अपना सिर खुजलाया। उसकी मुस्कान शर्मीली और विनम्र थी। धन्यवाद अंकल टू। ठीक है, क्लास में जाओ और जल्दी से नाश्ता खा लो, इससे पहले कि वह ठंडा हो जाए। कांग युआन ने उसकी पीठ थपथपाए और उसे स्कूल में जल्दी आने का इशारा किया। मौसम ठंडा है, गर्म रहना सुनिश्चित करो। ठीक है, आप भी अंकल टू। एनफेरान ने हाथ हिलाते हुए तेजी से स्कूल की ओर प्रस्थान किया। तस कांग युआन ने आह भरी। पलक झपकते ही वह पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। जब एनफेरान के माता पिता का तलाक हुआ था तब वह अपनी मां के साथ विदेश चले गए थे। पिछले 2 सालों में ही वह वापस लौटे हैं। कांग युआन का अपने भतीजे के साथ रिश्ता बहुत बुरा नहीं था और जब अनफेन विदेश में था तब वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते थे। चूंकि उसने कभी शादी नहीं की थी और उसके अपने बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वह अनफेन को अपने बेटे की तरह मानता था। एनफेन ऊपर की ओर भागा और कक्षा 3-1 के बाहर रुक गया। उसने अनजाने में अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नज़र एक खूबसूरत आकृति पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा तथा वह उसकी ओर दौड़ा। चूंकि वह स्तब्ध था और उसका ध्यान सामने की ओर केंद्रित था, उसने यह नहीं देखा कि कोई चुपचाप अपना पैर आगे बढ़ा रहा है। थम एनफेन का पैर फिसला और वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सोया दूध पूरे फर्श पर फैल गया और उसकी जेब में रखे पैसे भी बाहर निकल आए। हा 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 हा, उस बेवकूफ़ को देखो। ओह, उसके पास बहुत सारा पैसा है। उसने शायद चुराया है। श्रीमती हुओ एक रोने वाली बच्ची है। मैंने इसे नहीं चुराया। एनफेन ने अपना मुंह खोला, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वह जानता था कि एक लड़के के रूप में उसे इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन वह अपने क्रश सहित कई लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया था। वह खड़ा हो गया। उसकी पतलून फटी हुई थी और उसके घुटने इस हद तक खरोंचे हुए थे कि खून बहने लगा था। जिंगवान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी स्कर्ट गंदी है? सच में, एनफेन, क्या तुम अंधी हो? क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकती? सॉन्ग जिंगवान की डेस्कमेट अनरुओयाओ ने अनफीरान को घूर कर देखा जब उसने सॉन्ग जिंगवान की स्कर्ट पोंछने के लिए टिश्यू निकाला। संयोग से सॉन्ग जिंगवान गलियारे के बगल में बैठी थी, इसलिए एनफेन का सोया दूध जमीन पर गिर गया और उसकी स्कर्ट पर फैल गया। एनफेन असहाय था। वह अनाड़ीपन से आगे आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो जिंगवान, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। किसी ने मुझे ठोकर मार दी। किसी ने तुम्हें ठोकर मारी है? किसने? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। सॉन्ग जिंगवान ने गहरी सांस ली। वह सतह पर अपनी शांति बनाए रखने में मुश्किल से कामयाब हो पाए। वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी। इस आदमी को उसे क्यों उकसाना पड़ा? जिंगवान, एनफेन ने अविश्वास में कहा, जबकि उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। किसी ने मुझे सचमुच धोखा दिया है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? सॉन्ग जिंगवान ने उपहास में कहा जब उसने अपनी स्कर्ट को देखा जो सोया दूध से सनी हुई थी। वह पूरी तरह से निराश थी। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं है। ओह, सच में? सॉन्ग जिंगवान ने गहरी सांस ली। चूंकि तुम दावा करती हो कि किसी ने तुम्हें निशाना बनाया है, तो तुम उस व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढती? यद्यपि उसका स्वर कठोर नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में उपहास को स्वीकार करना एनफेन के लिए कठिन था। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके दिल में चुभ रही हो। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा, जबकि उपहास ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और लगभग उसे घेर लिया था। हा, ये सही है, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने तुम्हें ठोकर मारी। क्या बड़ी बात है, तुम तो बस फिसल गए। स्कूल ब्यूटी की स्कर्ट पर दाग है। क्या तुम उसे मुआवजा दे सकते हो? ये तो बस एक मजाक था। क्या तुम मजाक नहीं समझ सकते? हा, दुनिया घूम गई। एनफेन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलीं। वे लाल थीं और वह हठपूर्वक सॉन्ग जिंगवान को देख रहा था। मैं तुम्हें स्कर्ट के लिए मुआवजा दूंगी जिंगवान, लेकिन क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, एक बच्चे की तरह जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घुटने वाला है। सॉन्ग जिंगवान ने अपनी स्कर्ट पोंछते हुए पलकें झपकाईं और एनफेन की नज़रों से बचती रही। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम सभी सहपाठी हैं। मैं तुम्हारी वजह से किसी को गलत नहीं कर सकता। सॉन्ग जिंगवान ने आह भरी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। वह एनफेरान से किसी और विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। जिंगवान, एनफेन ने सूंघते हुए उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह मौका पाता, लड़की ने अपना शरीर ऐसे घुमाया जैसे वह कचरे से बचने की कोशिश कर रही हो, और उसके चेहरे पर घृणा का भाव प्रकट हुआ। स्मैश! ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। एनफेरान की नज़र धीरे धीरे धुंधली हो गई। हा, कोई अपनी क्षमता से ज्यादा मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है। एनफेरान, क्या तुम्हें हमारी स्कूल ब्यूटी पर क्रश है?
हा हा हा, तुम गिरने के लायक थे। इन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सरल मजाक किसी को कितना आहत कर सकता है। उस लड़के के चेहरे पर अकेलेपन की भावना उभरी, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह अचानक चिल्लाया और उन लोगों की ओर बढ़ा जो उसका मजाक उड़ा रहे थे।